मुसलमान एक साथ रह सकते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद या नहीं रह सकते, और इसके बारे में बहुत से लोगों के अलग अलग खुद नफरत पे एक थ्योरी की बुनियाद रखी है। वो नफरत है, नफरत पैदा करना उन लोगों के खिलाफ जो कि आपके हमसाए हैं, जो कि आपके शहर में रहते हैं। पहली बात तो ये है, ये एक कॉशन है, और इसके लिए हम लोगों को जो शायद थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या हिस्ट्री को जानते हैं, उन लोगों को असर्ट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उमर जैदी। स्वागत है आप सब हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, 77वां इंडिपेंडेंस डे। और 76 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत से पाकिस्तान निकला, और जो कि पाकिस्तान में भी आज़ादी की बात की जाती है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इससे पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। पाकिस्तान अगर कहा जाए तो बॉर्न हुआ। तो हम पाकिस्तान जिस आधार पे अलग हुआ, ट्रू नेशन थ्योरी, और आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान कहाँ पे हैं, और जो दोनों देशों के बीच एनिमिटी है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हमें आगे बढ़कर फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा। जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर भरत गुप्त और पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। सर, पहले मैं प्रोफेसर गुप्त से मैं इस सवाल करना चाहती हूँ। सर, आज हम स्वतंत्रता दिवस 77वां मना रहे हैं। आप 77वें स्वतंत्रता दिवस पे भारत को जिस बुनियाद पे जिस आधार पे भारत की बुनियाद रखी गई थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया था, आप उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा आपका मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो आइडिया ऑफ इंडिया जी। तो आप ये समझिए कि 20वीं सदी में तो आइडिया ऑफ इंडिया तो लोगों के दिमाग में था, और अलग अलग मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे, लेकिन जो सबसे बड़ा जज्बा था वो अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाने का। अब एक बार जब आप छुटकारा पा लेते हैं, तब फिर आपकी जो कशमकश है, आपकी स्ट्रगल है, वो शुरू होती है। तब आप सोचते हैं कि मेरा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। तो भारतवर्ष में जब ये आइडिया ऑफ इंडिया फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ 2 4 5 किताबें लिखी गई हैं इसी टाइटल से, और पहली किताब शायद खिलनानी की थी, द आइडिया ऑफ इंडिया। तो वहाँ सीधे साधे प्रश्न वही थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग, बल्कि देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे होकर कैसे रहेंगे। ये एक रिलीजियस क्वेश्चन था, और इसमें रिलीजियस क्वेश्चन में डिफाइन कौन कैसे होगा और उसकी जगह यहाँ भारत में कैसे होगी। तो ये चीज उलझी हुई थी, जो 100 150 साल पहले से डिबेट चल रहे थे इस सब कॉन्टिनेंट में, कि क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद या नहीं रह सकते। और इसके बारे में बहुत से लोगों के अलग अलग ख्यालात थे। जैसे सर सैयद अहमद ने 1888 में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों के रहने का तरीका क्या होगा। और वहीं से फिर ये सवाल उठे कि मेजॉरिटी क्या है और माइनॉरिटी क्या है, और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ा तबका, आप समझिए, वैसे तो वो कई सौ साल से था, लेकिन 100 125 साल से बिल्कुल अलग था,
जो ये मानकर चल रहे थे कि भाई हम 600-700 साल से इस्लामिक हुकूमत को चलाते आ रहे हैं, तो अंग्रेज जाएगा तो हमारा हक होगा। तो देखिए, ये सारे सवाल हैं जो कि 20वीं शताब्दी में भी लोगों के जहन में थे, और उन्हीं को लेकर देश का बंटवारा हुआ। अब उसके बाद जो भारत है, उसमें भारत की शक्ल सही और गलत ये बन गई कि ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और इसमें माइनॉरिटीज हैं। सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये माइनॉरिटी कैसे, अगर 20 करोड़ लोग हैं तो माइनॉरिटी कहाँ से हुई, ये तो सेकंड मेजॉरिटी हो गई। तो उस बात ये बात कहते हैं सर, उसमें भी कुछ वजन है। मतलब वो बात भी ऐसी नहीं है कि किसी दुश्मनी से कही जा रही है, अगर आप सच देखें तो सच्चाई है सर। हाँ, तो अब ये सारी बातें हैं, इनकी रीडेफिनेशन भारत में शुरू हो गई। अब कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि हमने इतिहास में पढ़ा है पिछली यानी 19वीं शताब्दी के बारे में, तो अब मुझको ये लगता है कि जो सलूशन निकालने की कोशिश में सलूशन नहीं भी निकला और बंटवारा हो गया जी। अब अगर आपको और आगे बढ़ना है, अगर आपको 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी और 22वीं सदी की तरफ देखना है, तो आपको अपनी बहुत सारी जो आपके मान्यताएं हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उस सब में बहुत बड़ी तरमीम की जरूरत है जी। और वो एक खुली रोशनी से ही होगा, और वो होगा तो सबके यानी सबकी खुशहाली के लिए होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही है। इसी सवाल के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और वसीम अल्ताफ साहब के साथ मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ। वसीम साहब, जिन्ना साहब का जो विजन था टू नेशन थ्योरी और जिसके बेसिस पे पाकिस्तान का जन्म हुआ, वो तो 1971 में ही वो फेल हो गया जब पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। और अगर हम आज जो मौजूदा पाकिस्तान है उसको भी देखें या फिर हम किसी और मुस्लिम कंट्री को भी देखते हैं जो इस्लामिक नेशन है, वहां पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उम्मा की बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम में उम्मा का कॉन्सेप्ट होता है, वो पाकिस्तान में वो भी फेल होता जा रहा है। टू नेशन थ्योरी के बेस पे पाकिस्तान बना, तो सारी चीजें फेल हो रही हैं। आप जो जिन्ना का विजन था उसको क्या सक्सेसफुली उसको देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ, या रिग्रेट है पाकिस्तान में जो आवाम है उनको इस बात का कि एक बोगस स्टोरी थी, उसके बिना पे लोगों को खामखा आजादी के नाम पर जेल में डाल दिया गया, उनके जो बेसिक राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए। देखिए जी, मजहब की बुनियाद पे नेशंस नहीं बनते। जैसे अभी आपने कहा कि 1971 में बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश भी मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे और यहाँ पे भी मुस्लिम्स थे, तो फिर वो क्यों नहीं हमारे साथ रह सके। इसका मतलब ये हुआ कि महज मजहब जो है वो कौमों को इकट्ठा नहीं रख सकता। तो ये जो जिन्ना ने थ्योरी दी जाती तौर पे, और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा हल्का है पाकिस्तान के अंदर जो कि इस थ्योरी को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखता है। ये जो थ्योरी थी ये इंसानों के दरमियान एक नफरत पैदा करने वाली थ्योरी थी। वो इंसान जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे और वो रह सकते थे, इस थ्योरी ने बिल्कुल इंसानों के दरमियान एक खलीज कायम कर दी, इंसानों को इंसानों से जुदा कर दी। और फिर उस नजरिए की बुनियाद पे वो जो दो कौमी नजरिया था, आपने एक मुल्क बनाया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे लेट्स एज्यूम चले मुल्क बन गया, तो उस थ्योरी को फिर खत्म किया जाना चाहिए था और फिर तमाम जो इस मुल्क के शहरी थे उनको इस मुल्क में बराबर के हुकूक हासिल होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आप कहते हैं कि, और हो भी नहीं सकता था शायद, जब आप कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर आप ये भी कह रहे हैं इम्प्लिसिटली कि शिया और सुन्नी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, ईसाई और मुसलमान भी इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर पंजाबी और सिंधी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर पख्तून
और पंजाबी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये जो थ्योरी थी, जो फिर आदमी और औरतें भी इकट्ठे नहीं रह सकते, जी फिर जेंडर पे आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो देखे ना, फिर तो बात आगे चलती चली जाएगी ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बात फिर आगे रुकेगी नहीं। फिर इसकी आगे आपने एक बोतल में से जिन बाहर निकाल दिया है, और वो जिन जो है ना, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जिन बोतल में से बाहर निकला है, आपने खुद नफरत पे एक थ्योरी की बुनियाद रखी है, वो नफरत है। नफरत पैदा करना उन लोगों के खिलाफ जो कि आपके हमसाए हैं, जो कि आपके शहर में रहते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। यानी ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई इस तरह का कोई मुसलमानों के दरमियान वो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस नहीं थी बिल्कुल। ये बिल्कुल थी। हमारा ये जो यहाँ पे लाहौर है, लाहौर में समझ लें कि कोई तकरीबन कोई 45% नॉन मुस्लिम्स थे। पिंडी में तकरीबन इतने ही नॉन मुस्लिम्स रहते थे। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ी अपर मिडिल क्लास थी हिंदुओं की, सिखों की। मॉडल टाउन लाहौर में जो बड़ी एक पॉश लोकेलिटी है, पार्टीशन से पहले 1300 घर थे, जिनमें से 1100 घर हिंदुओं और सिखों के थे, और वो छोड़ के चले गए। और एक बहुत बड़ा यहाँ इस मुल्क में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वो जो मिडिल क्लास थी, जो कि और प्रोफेशनल्स थे और बिजनेसमैन थे यहाँ पे, वो सारे चले गए यहाँ से। तो ये सारा जो है, ये टू नेशन थ्योरी की वजह से हुआ। और आज तक हम टू नेशन थ्योरी की वजह से सफर कर रहे हैं, आज तक। जी अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और वही जो टू नेशन थ्योरी का जिस नफरत की बुनियाद पे रखी गई थी, और वही आज भी नफरत आज भी आगे पेडल की जाती है। हम अगर प्रोफेसर साहब अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत तो पाकिस्तान को लेकर जो भारत की नीति रही, अभी मौजूदा तो एकदम कोई भी किसी भी तरह का की बातचीत, किसी भी तरह का कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन अगर हम अब बात करें, लेटली हमने देखा कि पाकिस्तान के जो अभी पीएम थे शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात की गई। फिर मसूद खान जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से भी बात की गई। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला ने संसद में भी कहा कि पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए एंड ऑल। तो क्या हम भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, उनको फ्यूचर में कहाँ हम देखते हैं, या कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इसका एक जवाब तो सीधा सीधा हो सकता है, एक जिसको पॉलिटिकल जवाब कहें। जैसे भारत की ओर से बराबर कहा जाता है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ेगा हम बात कैसे करेंगे। लेकिन अब हम भी ये बात 20 साल से कह रहे हैं, उधर से भी जवाब आता है कि हम तो खुद टेररिज्म के शिकार हैं। तो बात कहीं आगे नहीं बढ़ती। हमको अब ये सोचना है कि अगर आपको बात बढ़ानी है, तो आपको पहले अपने अपने मुल्कों में, यानी आप पूरे सब कॉन्टिनेंट को तो बाद में सोचें, बर्रे सगीर को तो बाद में सोचें, लेकिन अपने अपने मुल्कों में आप ये देखें कि कहाँ आपने एक डिवीजन को पैदा किया है। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो झगड़ा है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वो बेसिकली इस बात का झगड़ा है कि आप जब तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को। अब ये सिर्फ एक्सेप्ट इमोशनली करने से नहीं होगा, क्योंकि आप इमोशनली तो एक थोड़ी सी देर बैठकर खाना खाइए, गाइए, बजाइए, कुछ करिए, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी की जो हकीकत है वो लौट आती है। ये आपको अपना सोच बदलना होगा। अब उस सोच के अंदर इस्लामिक साइड पर जो पूरी इस्लाम की एक डेफिनेशन रही है, और ख़ास तौर से जो इस्लामिक अशराफ में और मौलवियों में और इस किस्म के लोगों में जो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इस्लाम पर और इस्लामियत पर, तो जब तक आप उसको ऐसा नहीं करते कि जिसमें दूसरे भी स्वीकार हैं, जब तक आप ये मानेंगे कि इस्लाम अलग है और दूसरे अलग हैं, तब तक आप भी अकेले रहेंगे।
और आप भी आपस में लड़ेंगे। और जैसा वसीम साहब ने अभी कहा कि फिर वो बात हिंदू और मुसलमान से बढ़कर शिया और सुन्नी और पंजाबी और मुल्तानी सबके बीच में आती जाएगी, क्योंकि आइडिया तो वो है ना कि मैं हूँ, तू है, और मैं अफजल हूँ और तुम नीचे हो। तो जब तक ये सारी थिंकिंग नहीं बदलती, और इसी तरह से हिंदुस्तान में जब तक ये थिंकिंग नहीं बदलती है कि हमको स्वीकार करना है, उन लोगों को स्वीकार करना है जो थोड़ा बहुत हमसे बहुत फर्क किस्म के विचारों में रहते हैं। अब यहाँ भी आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, और ये रिश्ते जो बनेंगे मेरे ख्याल से ये पूरे इतिहास या पूरा जो हमारा पास्ट रहा है उससे आगे बढ़कर रहेंगे। जैसे इस वक्त ये आपकी आवाज नहीं आ पा रही अंबर, अब नहीं सर, आप बोलिए प्लीज, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो आप ये देखिए जब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अब जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ जब तक लोग ये नहीं सोचेंगे कि मजहब के दायरे से बाहर आकर संबंध बनाने हैं आपको, जब तक आप ये कहेंगे कि नहीं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे होगा, मेरा शरिया जो हो तो ऐसे ही रहेगा और ताक़यामत रहेगा, या हिंदू सोचेंगे कि अरे मैं तो 4 5 6 7 बीवियां कर सकता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, हिंदू कोड में तो पहले ही वो एक बीवी हो गई, और अब आप जाने और क्या क्या नया करना चाहते हैं। तो जब तक हम आगे की तरफ और जो एक हमारे रिवायतें रही हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वो मीटिंग पॉइंट, मीटिंग ग्राउंड और एक नई लाइफ शुरू नहीं होगी। जी बिल्कुल। ये और वही टेररिज्म का कारण है। आखिर टेररिस्ट क्यों बनते हैं? वो भी तो एक खास जहनियत से बने हैं ना, जो कि बहुत ही तंग दिमाग और बहुत तंग दिल की जहनियत है। जी 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 अंबर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। वसीम साहब, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, और हम अगर पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो जिस आधार पे पाकिस्तान बना था, ट्यूनिशियन थ्योरी की जो हम बात करें उसके बारे में तो आपने कहा ही कि इसके आगे फिर ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कोई मतलब रुकने वाला ये रास्ता नहीं है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर आज भी जो नफरत है या एक जो नैरेटिव है, वो हेट्रेड आज भी लगातार उसी तरह बढ़ाई जाती है। तो हम किस तरह एक कोएग्जिस्टेंस की बात या एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहकर आगे बढ़ सकते हैं या मूव ऑन कर सकते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए अंबर, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि एक तो पाकिस्तान की रियासत है जी और अपनी एक पॉलिसी है, और रियासत के कुछ अपने मकासद हैं, और रियासत के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, और ये चीज़ रियासत के मफाद में है कि हेट्रेड को बढ़ाया जाए, हेट्रेड को प्रमोट किया जाए, और एक हॉस्टाइल नेशन और एक थ्रेट परसेप्शन जो है वो कायम रखी जाए। एक तो वो है, और ये चीज़ आसान थी पहले। अब ये रियासत के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये दौर है सोशल मीडिया का। ये वो दौर है जब लोगों के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लोग आपको भी सुन सकते हैं, प्रोफेसर साहब को हम सुन सकते हैं यहाँ पे। ये अभी इस प्रोग्राम जब ये आप पब्लिश करेंगी तो इनको पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। जी तो बात ये है कि पहले तो एक आयरन कर्टन मौजूद था, और उस आयरन कर्टन का रियासत ने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। लेकिन अब जो रियासती नैरेटिव है वो बहुत कमजोर हो चुका है और बतदरीज कमजोर हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि अब लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया है। अब एक्सपोजर आपका बेपनाह है, आपके हाथ में एक मोबाइल है और पूरी दुनिया उस मोबाइल के अंदर है। आप उस मोबाइल पे यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में किसी से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो जो हेट्रेड का नैरेटिव था, यानी यकीन कीजिए हाल यहाँ तक था कि हिंदू को यहाँ पे एक जमाना वो भी था कि मेरे जैसे बंदे भी इंसान नहीं समझते थे, कि यार वो इंसान नहीं है, वो कोई खौफनाक किस्म की चीज होती है, यानी ये कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन यार अब ये खत्म हो गई हैं सारी चीजें।
अब मैं आपको बताऊं, मेरे जो बेहतरीन दोस्त हैं चंद एक, वो हिंदू हैं इंडिया में, और इसी तरह यानी इतना ज्यादा अब लोगों में वो हो रहा है, आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और मेरा जी ख्याल ये है कि ये वक्त आने वाला है जब वो जो एक पब्लिक प्रेशर होगा और पब्लिक ओपिनियन होगा, वो बहा के ले जाएगा स्टेट के नैरेटिव को, वो जो स्टेट नैरेटिव है। और अब वो जमाना गुजर गया है। ये अभी तक जो है ये पिछली सदी में रह रहे हैं कि जनाब आपने ये है कि जी आपने वो वेबसाइट्स जो है ना, वो इंडिया की, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आप देख सकते। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं देख सकता, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि यार 50 किस्म के वो वीपीएन अवेलेबल है, मैं उनके थ्रू जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। जी ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जनाब आप लोगों से नहीं, आप वीजा नहीं देना जी आपको, यार वीजे के बगैर भी मैं अंबर जैदी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक प्रिमिटिव थिंकिंग है, और वो प्रिमिटिव थिंकिंग जो है इट्स डाइंग डाउन, वो खत्म हो रही है। अब लोग जो हैं उनमें बहुत ज्यादा शऊर आ गया है, उन्होंने सोचना समझना शुरू कर दिया है, उनके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब वो जो आप स्टेट पे हमें जो कहानियां सुनाते हैं ना, जो फेरी टेल्स आप हमें सुनाते हैं, अब हम तैयार नहीं है वो फेरी टेल्स एक्सेप्ट करने के लिए। अब जमाना गुजर गया। फिर हर दौर में कुछ एक स्पिरिट ऑफ द टाइम होती है ना, कि वो जो जी है वो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की है। वो जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया कि उसमें अब मजहब बहुत पीछे रह गया है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में मजहब की कोई अहमियत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछता कि आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये चीजें खत्म हो गई। इंटरपर्सनल रिलेशंस में आज के मॉडर्न दौर में कोई किसी से नहीं पूछता कि आप क्या हैं जी, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और अगर हिंदू हैं तो फिर आप ब्राह्मण हैं, या आप वैश्य हैं, या आप क्षत्रिय को पूछते हैं, मतलब आप मुझे बताएं। तो वो देखें, एक वक्त आगे की जानिब बढ़ रहा है, वक्त पीछे नहीं जाता। और मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें जिन चीजों की गुंजाइश नहीं है, उन चीजों को अगर आपने बरकरार रखा तो आपको दुनिया छोड़ देगी, आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, आप गल सड़ के खत्म हो जाएंगे। जी तो आपको जो मॉडर्न वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न इस दौर में। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। अब वो कॉन्सेप्ट्स पुराने जो थे खत्म हो गए हैं, अब ऐसा नहीं है। अब लोग, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पिछले दिनों एक हमारे एक जानने वाले, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया लाहौर में। वो उन्होंने इंडिया का एक झंडा था कागज का बना हुआ, वो बहुत से लोगों के पास लेके गए। उन्होंने कहा जी ये आप, ये झंडा है, इसको आप फाड़ दें, इसको आप। तो किसी ने भी नहीं फाड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये झंडा है और झंडे का एहतराम करना चाहिए, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब जी ये है कि लोगों में अब ये शऊर पैदा हो रहा है कि यार ये जो स्टेट हमें जो लोरियां सुनाती रही है, कहानियां सुनाती रही है, फेरी टेल सुनाती रही है, झूठ घड़ती रही है, झूठी हिस्ट्री पढ़ाती रही है, ये सारा जो है ये ट्रैश है। ये हमें अपने जहन से सोचना है और अपनी आंखों से देखना है कि हकीकत क्या है, और वो हकीकत हमें नजर आ रही है। जी अंबर। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कहीं न कहीं अब लोगों को जिस जिस मौजूदा स्थिति में है पाकिस्तान, क्राइसिस की हम बात करें, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार पाकिस्तान में बनी रही है। लेकिन प्रोफ़ेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अगर इस पूरे हालात को या पूरी स्थिति को देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान में ये बयान तो हमेशा दिया जाता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे है, वो नाजुक मोड़ आज तक मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को कोई नहीं, ये ऊपर वाले ने बनाया, इसकी जो खिलकत हुई है वो अल्लाह ने की है, तो लिहाजा इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में जिन लोगों को ये सपना दिखाया गया था कि आप एक अलग आपको राष्ट्र मिलेगा, वहां पर हम बड़े हंसी खुशी रहेंगे धर्म के आधार पर, जो कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये, हालांकि वो बात अलग है कि लाखों लोगों के का खून बहाकर इन लोगों की आजादी की बात हुई, क्या वो कुर्बानी आपको सफल होती नजर आ रही है? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। एक बात तो मैं जो वसीम साहब ने अभी की उसकी तायीद करूँ। जी जो
नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और अब ये कहिए कि नए किस्म का जिन कहें या नए किस्म की का फरिश्ता कहें, आप जैसे भी चाहें उसको, ये मोबाइल जो है, जो गांव-गांव में एक बच्ची के भी हाथ में, 11-12 साल की उम्र की बच्ची के हाथ में भी है, और सब जगह है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, कहीं भी है। तो एक तो इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ हमें कुछ थोड़ा-सा कॉशियस भी होना होगा। ये एक नया मीडियम तो ज़रूर है, जी। लेकिन इस मीडियम को किसी के, यानी सरमाएदारों के हाथ में न जाने दिया जाए, ये लोगों के हाथ में ज़्यादा रहे। ऐसा ना हो कि सरकारें इसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल कर लें, क्योंकि फिर वही प्रोपेगेंडा की बात हो जाएगी कि जैसे वसीम साहब ने अभी कहा कि उनको ये सिखाया गया था कि हिंदू तो कोई आदमी नहीं होता, वो तो कोई खौफनाक चीज़ होती है। तो पहली बात तो ये है, ये एक कॉशन है, और इसके लिए हम लोगों को, जो शायद थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या हिस्ट्री को जानते हैं, उन लोगों को असर्ट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को आप सोसाइटी के ही हाथ में रहने दें, यानी समाज के हाथ में रहने दें। तो एक तो बात ये हुई, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे बहुत बहुत बड़े बदलाव होंगे, जिनके बारे में हमारे नेताओं ने, हमारे जो स्टेट चलाते हैं, उनको शायद इसका अभी अंदाज़ा भी नहीं हो कि कितने बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर समाज में एक अलग अलग क्लासेस होती हैं। अब जैसे पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, या मिलिट्री की क्लास है, या जो पूरा वो वर्ग पैदा हुआ है, एक रूलिंग क्लास एक तरह से पाकिस्तान में है, तो उसकी ताकत तो कम नहीं हो रही है। जब तक उसकी ताकत कम नहीं होती है किसी न किसी तरह से, तब तक स्टेट के नेचर में एक बड़ा बदलाव आना मुश्किल है, क्योंकि लोग उसी बात को सिखाते जाएंगे, अपनी अपनी जनता को उसी फंदे में रखेंगे, और वो वही बात कभी इस तरह से कभी उस तरह से करते रहेंगे। तो एक तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो बढ़ना चाहिए, और दूसरे सबसे बड़ी बात ये है, ख़ास तौर से पाकिस्तान में, कि जो थियोलॉजिकल स्टेट को चलाने वाले हैं, मौलवी हैं, और पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त मौलवी भी हैं। मेरे एक फेमस, एक मशहूर मौलवी, अब तो इंतकाल फरमा गए, वो इसरार अहमद, बहुत बड़े स्कॉलर थे। आपने वसीम अहमद साहब ने वो सुना होगा। तो जी जी। अब मैं, है ना, तो जब मैं ऐसे मौलवियों को सुनता हूँ, और अब भी ऐसे हैं, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज में इनके ऊपर भी कुछ, कोई बंदिश हो, या कोई इनके खिलाफ कुछ कहा जाए कि भाई अगर ये इतने पावरफुल होते रहे और ऐसे होते रहे, तो फिर ये आम आदमी को उस रास्ते ले जाएंगे कि जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमें अपनी आदतों को छोड़कर बदलना होगा, अपनी आदतों को छोड़कर आज़ादी खुद हासिल करनी पड़ेगी, और दोनों मुल्कों में अलग अलग जो हमारी जनता है, वो ये प्रयास करेगी। जब वो करेगी ये प्रयास, तब फिर दोनों मुल्कों के अंदर डायलॉग ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। और अभी बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी करा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही की। मैं एक छोटा सा, अपर हाँ वसीम साहब, मैं एक छोटा सा आपको जी जी। वो देता हूँ, क्या कहते हैं, वाकया बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आज की तारीख में मेरे 3-4 शागिर्द हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। अब कैसे? वो इंटरनेट से। अच्छा, वो बड़े सिंसियर लोग हैं, वो ठीक है, मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने देखा कि भाई ये क्या है, कौन है, क्या, क्योंकि देखिए हर किस्म का शक शुबा होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सच्चे लोग हैं। तो फिर ये बात हुई कि उन्होंने बल्कि मुझसे कहा, आपसे कहाँ मिला जाए, हम आपसे कैसे मिलते हैं?
तो हमने कहा देखिए ना आपको मैं इतनी आसानी से यहाँ बुला सकता हूँ, ना मैं इतनी आसानी से वहां आ सकता हूँ, तो तीसरी जगह मिल लेते। तो अब ऊपर वाले ने चाहा तो कहीं हम तीसरी जगह मिल लेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा जी, मैं प्रोफेसर साहब से इख्तलाफ करता हूँ एक पॉइंट पे। इन्होंने फरमाया कि मौलवी इसरार बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो मैं ये इसरार अहमद, मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलवी स्कॉलर नहीं होता। अगर है तो स्कॉलर नहीं है, अगर स्कॉलर है तो मौलवी नहीं है। मैं आपका इशारा समझ गया। हाँ। अच्छा अल्ताफ साहब, आज का दिन अगर हम इंडिया पाकिस्तान इस पूरे रीजन के लिए माने तो बहुत बड़ा दिन है, आजादी मिली हमें। इस आज के दिन क्या कहना चाहते हैं आप सभी लोगों को? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सैकड़ों साल से, अगर हजारों साल से नहीं, ये शायद हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, रहते रहे हैं। और आज के दिन हमें एक नई सोच जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें अपने जो अकायद हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, उनको हमें एक पर्सनल एक मैटर के तौर पे लेना चाहिए। और हमारा सारा एम्फेसिस होना चाहिए कि हमने अच्छे इंसानों की तरह इकट्ठे रहना है, टॉलरेट करना है, टॉलरेंस होनी चाहिए, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंसानी रिश्ते बहाल करने चाहिए, और हमें सिविलाइज्ड नेशंस की तरह अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। जैसे अमेरिका और कनाडा रह रहे हैं, जैसे जर्मनी और फ्रांस रह रहे हैं, जैसे अब ये देखिए वो मुल्क है जिनकी जंगें हुई थी आपस में, एक दूसरे को तबाह कर दिया इन्होंने। तो हम ऐसे रहें एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, कल्चरल लेवल पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस हों, स्पोर्ट्स में हो, मिलजुल के रहें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो फिर हम जो ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर सकेंगे। सेंसिटिव इश्यूज को जरा साइड पे रख दें, तिजारत को यरगमाल ना बनाएं, हॉस्टेज ना बनाएं, तिजारत करें। वो मुल्क जो तिजारत करते हैं, कंट्रीज विच एक्सचेंज गुड्स डू नॉट एक्सचेंज बुलेट्स। ठीक है जी, तिजारत को फरोग दें, एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है उसको प्रमोट करें, वीजा जो रिजीम है उसको रिलैक्स करें, लोग आए जाएं, मिले जुलें, सरकारी सतह के ऊपर मेल जोल हो। तो कोई वजह नहीं है कि हम क्यों एक दूसरे के करीब ना आ सकें और अच्छे हमसायों की तरह ना रह सकें। मैं यही कहना चाहूंगा जी। 76 जो हमारी ये इस वक्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, हमारी सालगिरह है, तो इस पे हम मैं ये क्या सर आपने बड़ी ईमानदारी वाली बात कही। 76 साल पूरे हो गए, 77वां इंडिपेंडेंस डे है और ये भारत को आजादी मिली और पाकिस्तान का जन्म हुआ, जैसे कि आपने बोला। और ऐसी सबके साथ एक बार सबको आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि सब हंसी खुशी रहें, शांति से रहें और सब स्वस्थ रहें। और आप सबको बहुत बहुत यौम आजादी मुबारक हो, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रोफेसर साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन दिल्ली से? जो बात वसीम साहब ने कही है मैं उसकी तायीद करता हूँ, और इसमें मैं ये जोड़ूंगा कि क्योंकि धर्म कहो, थियोलॉजी कहो, ये एक बहुत बड़ा भेद का, लड़ाई का कारण रहा है, तो ठंडे दिमाग से इस पर हमें सोचना चाहिए और हमारे कुछ आलिमों को इकट्ठा होकर ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि हम एक दूसरे को ज्यादा एक्सेप्ट कर सकें। देखिए, चाहे दर्शन, फिलॉसफी हो, कोई भी किसी किस्म का, चाहे एक इंसान और भगवान और खुदा उसके बीच में सोचने की और संबंधों के तरीके हों, उन सब के बारे में हम एक तो
ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ऐसे चला आ रहा है और ये भाई ऐसे ही चलता रहेगा, और एक ये तरीका है कि हमें इसके अंदर कुछ इजाफा करना है। वक्त बदलता है तो हमें भी बदलना है। तो ये बात सही है कि सेंसिटिव इश्यूज को सबसे आगे ना रखें, लेकिन सेंसिटिव इश्यूज जो हैं उनके हल निकालने का भी लगभग हर समय प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो ही बाकी चीजों को बिगाड़ देते हैं। तो उसकी ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसमें खुले दिमाग से होना चाहिए। बिल्कुल, खुले दिल और खुले दिमाग दोनों का इस्तेमाल दिल और करके दिमाग दोनों खुले हो। जब तक वो खुलापन नहीं आता है हमारे अंदर दोनों तरफ से, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल आपने सही जी बिल्कुल आपने सही कहा कि खुले दिल और दिमाग के साथ हमें कहीं ना कहीं आगे जो हम फ्यूचर की बात करते हैं उसमें हमें रिश्तों को बेहतर करके किस तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं उस पर कहीं ना कहीं हमें मंथन करने की जरूरत है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हुआ वो हुआ, लेकिन एक बेहतर फ्यूचर के लिए हमें एक पॉजिटिव और एक बेहतर पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा जिसकी शुरुआत दोनों तरफ से की जानी चाहिए और जो नफरत है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, वसीम साहब आपका, आप दोनों जुड़े और आपने अपनी अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।